सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी जनाब, वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। और आज ये बजट पेश किया जाएगा 2023-24, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि ये साल पाकिस्तान की मौशी तारीख का बदतरीन साल साबित हुआ। तारीख में सिर्फ 3 बार मौशी तरक्की की रफ्तार 1% से कम रही है और इस बार यानी कि 0.3% रही है। जायजा लेते हैं कि 21वीं सदी के पाकिस्तान में जो मौशी तरक्की का औसतन सबसे ज़्यादा जो मुशर्रफ दौर में हमने देखा 2000 से लेकर 2008 के दरमियान 5.2% थी और उसके बाद आया नून लीग का दौर, फिर आई पीटीआई, पीडीएम इत्तेहाद में ये सबसे ज़्यादा गिरी। अगर मैं पीडीएम दौर की बात करूं तो मैं किसी चीज़ में तरक्की जो सबसे ज़्यादा हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ थी महंगाई, यानी कि महंगाई की शरह सबसे ज़्यादा 29% रही, जबकि सबसे कम महंगाई जो थी वो मुस्लिम लीग दौर की हुकूमत में हुई थी। ये वो दौर था जब तेल की कीमतें इंतहाई कम थीं। और दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि जब भी तरक्की होती है तो करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ जाता है। मुशर्रफ दौर में ये इंतहाई सतह यानी कि 3.9% था और इस साल डॉलर ना होने और दरामदात पर सख्ती से अब ये 1% पर आ गया है। यानी कि जब तरक्की होगी तो दरामदात से होगी, जिससे करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाएगा। अब आखिर में आते हैं हुकूमती आमदन और खर्चों के दरमियान जो फ़र्क है, यानी कि जिसे कहते हैं मालियाती खसारा। तो मुशर्रफ दौर में ये सबसे कम रहा मालियाती खसारा, जबकि बाकी तमाम हुकूमतें जो थीं वो आमदन से ज़्यादा खर्च करती रहीं। और अब हम देखते हैं कि इस बजट में हुकूमत खर्चे कम करती है या नहीं करती है। और जो पर कैपिटा इनकम की हम बात करते हैं दुनिया में, तो लोगों की आमदन बढ़ती है और पाकिस्तान में इसका उल्टा है, यानी कि आमदन घट जाती है। तो मईशत का पहिया थमने और रुपए के 28% गिरने से फीकस आमदनी जो है वो पिछले साल से भी 11% गिर गई और वो हो गई $1568 पर आ गई। और खुद ही अंदाज़ा कर लें कि बांग्लादेश की जो फीकस आमदन है वो भी है $2470। अगर कोई मुल्क चला रहा है तो वो है समंदर पार पाकिस्तानी, और उनकी भेजी गई जो रकम है वो पिछले 2 साल से बढ़कर अब $30 अरब तक पहुंच चुकी थी। और इस बार जो तरसलात ज़र थी वो नीचे आ गई थी, जो कि बैंक और मनी चेंजर्स के दरमियान जो डॉलर का फ़र्क था उससे जो पैसा था वो ब्लैक मार्केट में चला गया। बरामदात नहीं बढ़ी, पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा मसला है। और इस साल बरामदात घटकर $30 अरब से भी नीचे आ गई। इसी वजह से डॉलर भी कम आए और उससे महंगाई का एक सैलाब आया। और पिछले जो कर्जे उतारने के लिए डॉलर ज़खायर थे उन पर बोझ पड़ा और पिछले साल जून से लेकर आधे से भी कम यानी कि $4 अरब पर वो आ गए, यानी कि 1 माह की जो दरामदात के बराबर आ गए। अब दिलचस्प बात यह है कि जब भी तरक्की होती है करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाता है। और हमने मुशर्रफ दौर की जिस तरीके से बात की थी कि उसमें भी यही हुआ कि वो 3.9% पर था और इस साल डॉलर नहीं थे और फिर दरामदात भी नहीं थी, उनको भी बंद किया गया था, तो ये फिर 1% पर आ गया। तो हम हमेशा ही देखते हैं नाजरीन की तरक्की जब होती है तो वो दरामदात से होती है, करंट अकाउंट खसारा उससे बढ़ जाता है। और इसी तरीके से तवाज़ुन जो है वो हुकूमत फ़र्क जो है वो करने में हमें नाकाम नज़र आती है। अभी भी हमने देखा था कि हुकूमत ये कह रही थी कि हम अपने खर्चे कम करेंगे और आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो देंगे। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यही बात कर रहे थे, लेकिन होता इसका उल्टा है, आमदन से ज़्यादा खर्चा किया जाता है। अब ये क्या करती है हुकूमत बजट में, क्या अपने जो खर्चे हैं उनको कम करती है या नहीं करती है, जो हमें नज़र नहीं आता। और जो पेंशन्स और सैलरीज बढ़ाने की बात हो रही है उससे क्या होता है। और सलमान, कुछ खबरें आपके पास भी हैं? सारी तो आपने दे दी, वही मैं पूछ रही हूँ, कुछ अच्छी खबरें चले आप दे दें। अभी तो सालगिरह क्या करेंगे बुरी खबरें सारा बजट तो आपने पढ़ दिया यहाँ पे। नहीं, ये तो पिछले कुछ अदाद शुमार थे, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि इस बजट से भी हमें कोई खास उम्मीद लगा। अच्छा, आदाद व शुमार यूजुअली ना लोगों को समझ आते हैं, अब आने लग गए हैं, पहले इतने ज्यादा नहीं आते थे लेकिन अब आने लग गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक जो पहले चीज थी वो 10 रुपए की मिलती थी, अब उसमें डबल इजाफा नहीं हुआ, 3 गुना इजाफा नहीं, उसमें 100 गुना इजाफा हो गया, वो चीज शायद 500 रुपए की मिलने लग गई है। तो इस वजह से सूरत हाल काफी ज्यादा लोगों को समझ आने लग गई है। पहले इसको कहा जाता था जनाब ये हिंसों का एक गोरख धंधा है और हिंसों की आगे पीछे की चीज होती है और आवाम के लिए इसमें कुछ नहीं होता। लेकिन लेट्स सी सुमैया, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि आपका जितना भी बजट बनाया जाता है वो 2 चीज़ों पर सर्फ हो जाता है। पहली चीज़ तो ये होती है कि जनाब आपने कर्जों की अदायगी करनी है, लाजमी तौर पर करनी है, सूद के तौर पर जो जाता है बैरून मुल्क से आपने कर्जा लेता है। दूसरा, पेंशन्स में
वो चला जाता है। अभी भी पेंशन्स में कहा जा रहा है, पेंशन्स में और सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 20 से 30% इजाफा किया जाएगा। लेकिन इसमें एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि जब आप तरक्याती बजट की बात करते हो, जब आप इलेक्शंस करवाने की बात करते हो, तो आप कहते हो कि भाई हमारे पास अभी इस वक्त पैसा नहीं है। और जब बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात की जाती है, बजट में जो पेंशन्स में इजाफे की बात की जाती है, तो उसमें 20 से 30% इजाफा कर दिया जाता है। अब जिसकी पेंशन अगर 1 लाख रुपए, तो सोचें उसमें कितना इजाफा होगा, और जिसकी 10,000 पेंशन है उसमें किस चीज़ का इजाफा होगा। अच्छा, एक मिसाल मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से देना चाहती हूँ आसानी के लिए अपने नाजरीन की, कि हमारे मुल्क में जो मईशत की मिसाल है वो कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बजट बनाने खड़ी हो गई हूँ और मैंने सलमान से उधार लिया हुआ था। अब सलमान का उधार चुकाने के लिए मेरे पास पैसे इसलिए नहीं है कि मेरी आमदनी का कोई जरिया ही नहीं है, तो मैं कहाँ से पैसे लूंगी। अब मैं किसी और से पैसे लेकर सलमान का उधार चुकाऊंगी, लेकिन मैं हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं ना। अब भी मैं मखरूज रहूंगी। तो ये जो एक हेर फेर है ना, आपकी समझ में आ गया होगा कि हम इसी हेर फेर में उलझे हुए हैं। इससे कर्ज लेते हैं, उसको देते हैं, और हम कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं। आमदनी के ज़राए हमने बढ़ाए नहीं है, इंडस्ट्रीज लगाई नहीं है, एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो नहीं दी है, इम्पोर्ट्स के सहारे खड़ी हुई मईशत है, तो फिर उसका क्या ही होगा। कराची स्टूडियो से हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, हम जरा उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल, शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अभी जब ब्रेक आया तो हम लोग जरा गाड़ियों की डिस्कशन कर रहे थे, डिटेल में जरा बात कर रहे थे। शहजाद साहब ये बताइएगा सर, ये गाड़ियों की कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं, जो प्लांट्स हैं वो बंद होते चले जा रहे हैं। इतने अरसे में पाकिस्तान को आज़ाद हुए तवील अरसा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम सिर्फ असेंबलर्स हैं, हम मैन्युफैक्चरर्स नहीं हैं, हम सिर्फ असेंबलिंग करते हैं। और उसके बाद और उसकी भी जो क्वालिटी है ना, उस पर 10 किस्म के सवालात होते हैं। 1 लाख की गाड़ी होती है, 1 करोड़ की गाड़ी होती है, लाख की तो खैर गाड़ी नहीं आती, 1 करोड़ की गाड़ी होती है, उसका भी एयरबैग नहीं खुलता है, फिर क्वालिटी कंट्रोल का हमारा इदारा नहीं है। अब बजट के अंदर इन तमाम चीज़ों का किस तरह से लिंक बनेगा? सलमान, इस वक्त जो सूरत हाल है, आज सुजुकी को पाकिस्तान में आए हुए 40 साल का अरसा हो रहा है, और जब 81-82 में डिलीशन प्रोग्राम पे साइन हो रहा था जी जी, तो उसकी स्पिरिट ये थी कि सुजुकी पाक सुजुकी बनने जा रही थी। तो डिलीशन प्रोग्राम की स्पिरिट ये थी कि 5 साल बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी और हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो आज तक सुजुकी तो मैन्युफैक्चरर नहीं बन सकी, और ना ही टोयोटा और ना ही होंडा, उनकी भी सूरत हाल यही है। आज तक हम असेंबलर्स हैं, और आज भी हम CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के मोहताज हैं। पिछले 10 माह के अंदर आपने देखा कि गाड़ियों की कीमतों में डबल से ज़्यादा इजाफा हुआ है, जबकि हमारे पास CKD SKD असेंबली मौजूद नहीं है, और हम कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं, कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं। जब आप आवाम को गाड़ियाँ नहीं दे रहे, तो भाई कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? और फिर जब CKD SKD असेंबली नहीं है, तो आप बुकिंग क्यों ले रहे हैं? सवालिया निशान तो ये है। आपने 1 करोड़ 3 लाख रुपए अगर होंडा के कर दिए हैं, तो आपके पास गाड़ी देने के लिए तो है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपकी CKD SKD असेंबली इंपोर्ट को रोका हुआ है कि भाई हमारे मुल्क से डॉलर जा रहा है। तो ये वो सारे सवालात हैं। अच्छा देखें, यही नहीं, जो इसके अलावा 7-8 और जो नई असेंबलर्स आए, वो भी इनके रंग में रंगे, वो भी असेंबलर्स हैं, उन्होंने भी लोकलाइजेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। आज सवाल ये पैदा होता है कि हम ये कह के कि जी लग्जरी, अरे भाई आज ये गाड़ी मेरे घर की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, नेसेसरी है। सही बात है। हम मियाँ बीवी 4 बच्चे हैं, मुझे एक गाड़ी की ज़रूरत है, मेड इन पाकिस्तान एक गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। हमारी बदनसीबी, आज एक छोटी सी सुजुकी अल्टो 27.5-28 लाख उसकी कीमत है। मुझे ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि पड़ोस मुल्क जो हमारा इंडिया है, उसमें मारुति भारत वन 4.25 लाख की है। अगर उनका रुपया बहुत स्ट्रांग है तो हम ये पकड़ लें कि भाई 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, लेकिन उसमें कितने फ्यूचर हैं, और वो मेड इन इंडिया है। आज हम क्या दे रहे हैं? चूचू का मुरब्बा। हमारी सारी CKD हम दे रहे हैं सर टीन का डब्बा। मैं आपको बताती हूँ, हम दे रहे हैं टीन का डब्बा, और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो एक आम आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। पॉइंट टेकन। मोहसिन शिखानी साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर शुजा भी हमारे साथ हैं, माहिर मौशियात, उनको भी हम वेलकम करते हैं। मोहसिन शिखानी साहब, आबाद किस तरीके से देख रहा है? कीमतें बढ़ रही हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, हुकूमत उस तरीके से कोई हेल्प नहीं कर रही होती है, तो क्या लग रहा है, कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से आप लोगों को? देखिए, जो हालात है गवर्नमेंट के, उससे कैसे उम्मीद लगा सकते हैं आप? कहीं भी कोई चीज स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, सेंटिमेंट इज टोटली नेगेटिव मार्केट का।
डॉलर की पोजीशन ये है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 3,000 रुपए था, आज 6,000 रुपए हो गया। तो मतलब आपकी तो डिफरेंट चीजें हैं, हम कहीं भी चीजों पे खड़े नहीं हो पा रहे और हम सोच रहे हैं कि कोई चीजें पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव जब तक हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज डिजाइन नहीं करेंगे कोई भी चीज पॉजिटिव नहीं होनी। हम इसी तरह चलते रहेंगे, हमें अपना डायरेक्शन ही नहीं पता। हम तो शॉर्ट टर्म चीजें सर्वाइवल करते हैं, शॉर्ट टर्म गुजारा करते हैं। हमें अपनी इंडस्ट्री को कोई हम नहीं लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे रहे, हम आईटी को लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं दे रहे, हम माइनिंग को नहीं दे रहे। तो हम अपने किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे तो किस तरीके से चलेगा। मैं समझ रहा हूँ कि हालात आने वाले मुश्किल हालात है। गवर्नमेंट से अगर आप उम्मीद करें कि बजट में आपको कुछ रिलीफ दे, उनके पास नहीं है कुछ, क्या रिलीफ देंगे। उनकी जो कंडीशन है वो खुद डेली बेसिस पे आईएमएफ के पास हम रोज खड़े में, ऐसा लग रहा है कि कल कुछ देगा, परसों कुछ वो कमेंट करेगा। तो ये कंडीशंस में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैं तो समझ रहा हूँ मुश्किल से मुश्किल हालात होने हैं। अच्छा, ये जो सवाल आपने उठाया ना बड़ा दिलचस्प है मुझसे साहब के लॉन्ग टर्म पॉलिसी, यही अक्सर सवाल ना, ये शिकवा सियासतदान आवाम से भी करते हैं कि आप हमें लॉन्ग टर्म नहीं देते हुकूमत करने के लिए। अगर करें तो भाई हमारे पास सूरत हाल बेहतर हो सकती है, चीज़ों को बेहतर हो सकती है, 3-3.5 साल के बाद हमारी हुकूमत तब्दील हो जाती है। वो आप ये शिकवा हुकूमत से कर रहे हैं, हुकूमत के जो लोग होते हैं, ये सियासतदान होते हैं, वो आवाम से करते हैं। ये देखिए, मेरा तो ख्याल है कि जो इकोनॉमी है ना, इसको पॉलिटिक्स से अलग करना पड़ेगा। सही बात। और आपको इकोनॉमी हब बनाना पड़ेगा, इकोनॉमी चार्टर साइन करना पड़ेगा कि वो पॉलिसीज कोई भी गवर्नमेंट आए इन चीजों को डिस्टर्ब ना करे। अगर हम कोई 20 साल की डिजाइन करें, 50 साल का डिजाइन करें, लोग 100 साल डिजाइन करते हैं अपनी कंट्री को, फिर जाके चेंज होती है। व्हाट डू यू थिंक, इसका जामिन फिर कौन होगा सर? ये तो जिसकी हुकूमत आती है वो अपने हिसाब से पॉलिसीज लेकर आते हैं, बल्कि जिनकी हुकूमत आती है वो हर साल वजीर खजाना चेंज कर देते हैं। अभी 14 महीने पहले हुकूमत आई थी, उनके 2 वजीर खजाना चेंज हो गए, वो अपनी अपनी पॉलिसीज लेकर आते हैं। यही प्रॉब्लम है ना, हम जो पिछला जाते हैं हम सारा बोझ उस पे डाल देते हैं। जो पिछला गया, इन्होंने जो गवर्नमेंट है उन्होंने पीछे पे डाल दिया, पीछे वाले कहते थे उन्होंने किया। हम तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। आवाम क्या करेगी, आवाम कहाँ खड़ी रहेगी। आवाम को तो बस एक वोट देना होता है, उसके लिए भी परेशान होती है। मोहसिन शेखानी साहब, ये जो आपने कहा ना कि मईशत को सियासत से अलग किया जाए, ये तो हुकूमत को करना होगा। अगर मैं आपके सेक्टर की बात करूं कि अगर एक शख्स ने घर बुक करवाया किसी कीमत पर, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं की कहीं पहुंच गई, कहीं सरिया पहुंच गया, कहीं सीमेंट पहुंच गया, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। तो वो कीमत का जो असर है उस पर भी पड़ा और आप लोगों पर भी पड़ा, नुकसान तो दोनों का ही हुआ। फिर इसमें जो हुकूमत की पॉलिसीज है वो कहाँ हैं? फिर वो तो कहीं नजर नहीं आती हमें। देखिए, हुकूमत की पॉलिसी भी नजर नहीं आ रही। जो आपकी और हमारी, मतलब हम एज अ बिजनेसमैन, मेरी कोई वर्थ थी कि हाँ यार मैं 1 करोड़ रुपए का मेरी वर्थ थी, तो वैसे ही मेरी वर्थ एज कंपेयर इंटरनेशनल मार्केट में आधी हो गई ड्यू टू द डॉलर। और बाकी जो मार्केट का हुई है तो मैं 30% की मेरी वर्थ हो गई। हम तो अपने यहाँ लोगों को, बड़े लोग पैदा ही नहीं कर रहे, और बड़ी बिजनेस कम्युनिटी लोगों में बिलियनर पैदा किए जाते हैं दुनिया में ताकि वो इकोनॉमी को मूव करे। हमारे यहाँ तो जो बिलियनर है उसको हम चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो कर दें। लोग भाग जाएंगे, लोग भाग रहे हैं। Exactly, ये पॉइंट आपका बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इसी चीज को हम डिस्कस भी कर रहे थे। अच्छा, डॉक्टर शुजात साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। शुजात साहब, ये बताइएगा, ये पॉइंट बहुत वैलिड है। हम लोग ये बात, जो ताजर हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए, ये कहा जाता है कि जनाब जो अमीर लोग हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए। सिंपली एक चीज है कि जनाब जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जो ताजर होता है, अगर उसको बेहतर माहौल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा बिजनेस के हवाले से, तो अपना बिजनेस लपेटेगा, किसी और मुल्क में चला जाएगा। यूजुअली लोग बांग्लादेश का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर जाके काम करना शुरू कर देते हैं। आपको इस लॉजिक में वजन नजर आता है? देखिए, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा, मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस सवाल से पहले मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि मुझे तकरीबन 13 साल हो गए हैं बजट को कवर करते हुए मीडिया के ऊपर। लेकिन जो इस वक्त इस दफ़ा का जो बजट आया, मेरे ख्याल में मैं दावे से कह सकता हूँ, और मैं इस पर किसी भी बंदे से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि ये तारीख का बदतरीन बजट है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज़ जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किए कि ये हमें रेवेन्यूज़ मिलेंगे, पहली बात तो ये कि वो वैसे ही बहुत ही ओवर एम्बिशियस है। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो टारगेट रखा है वो अचीव होगा। नंबर 1, अगर वो अचीव हो भी जाता है तो आपके जो डेट सर्विसिंग है, वो डेट सर्विसिंग तकरीबन उसका 80% बन रही है। इसका मतलब ये कि अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो 10 में से 8 रुपये तो मैं कर्जा दे दूंगा, या कर्जे की मद में जो सूद है वो दे दूंगा। अब रह गए मेरे पास 2 रुपये, उसमें मुझे पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट भी चलानी है, गवर्नमेंट भी चलानी है, डिफेंस का बजट भी देना है, पेंशन भी देनी है, और बहुत सारे मामलात भी चलाने हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस वक्त, जैसे शेखानी भाई ने कहा, कि गवर्नमेंट के पास बिल्कुल कोई भी किसी किस्म की फिस्कल स्पेस नहीं थी। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ।
हमारे यहाँ जो ताजिर हजरात हैं, ये जितने भी कारोबारी हजरात हैं, वो ये कहते हैं जी कि देखिए गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटीज़ दे, ये हमें प्रोवाइड कर, टैक्स कंड्यूसिव किया जाए, ये चीज़ें इस तरह से की जाएँ, फिर हम शायद बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आप कभी अपना कैमरा लेके बाहर निकलिए और आप देखेंगे जो करोड़ों दुकानें हैं या लाखों दुकानें, आपकी जो रिटेल सेक्टर है वो कितना टैक्स देते हैं। आपको हैरानगी होगी कि शायद 20-22 अरब रुपए पाकिस्तान की इतने बड़े बड़े बाजार ये टैक्स दे रहे होते हैं, जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है। पाकिस्तान की अगर 300 बिलियन की जीडीपी है तो 300 बिलियन का आपका इनफॉर्मल सेक्टर है। तो हम ये नहीं कह रहे, और गवर्नमेंट भी और आम आदमी भी ये नहीं कहता कि उन लोगों पे आप टैक्स लगाएं जो टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों पे तो टैक्स लगना चाहिए जो टैक्स नहीं दे रहे। हमारे यहाँ नहीं, तो उसका कोई तरीका होना चाहिए ना। सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर साहब, जो लोग टैक्स नेट में है ही नहीं, वो तो सबसे ज्यादा मजे में है ना, तो वो उनको लाने के लिए क्या करेंगे आप? आपने उनको कारोबार करने से रोका, आपने उनको कोई परचेजिंग करने से रोका, कोई पाबंदियां लगाई आपने उन पर? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट उनके हाथों यरगमाल बनी हुई है। गवर्नमेंट जो भी कोई भी एक स्टेप लेने की कोशिश करती है तो वो लोग एहतजाज करने के लिए बाहर आ जाते हैं, गवर्नमेंट उनके साथ निगोशिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक दफा ये कहा गया कि एनआईसी की टर्म होना चाहिए, आप एनआईसी जमा करवाएंगे, एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा कोई बाइंग करेगा। बाहर लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने आगे कि हमें ये मंजूर नहीं है। टैक्स का कहा गया, वो अगेन लोग बाहर डेमोन्स्ट्रेशन करने आगे। तो ये गवर्नमेंट की जो विल यहाँ पे लैग करती है डेफिनेटली। और मैं आपको बता दूं, होने वाला कुछ भी नहीं है, सारे इलीगल जराए से यहाँ से डॉलर निकल रहा है, तो ये भी एस्पेक्ट देखने वाले हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये गवर्नमेंट ने कुछ इधर से खैंचातानी करके कोशिश की है कि इस बजट को ऐसा बनाया जाए कि कम से कम प्रेजेंटेबल हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये तारीख का ना सिर्फ बदतरीन बजट है, बल्कि इस बजट के बाद जो आगे महंगाई का तूफान आएगा, फिर आप वो देखेंगे। तो ये जो बुरा मान जाते हैं सागदार साहब कि अगर कोई ये कह दे कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पे हैं हम, तो वो कहते हैं कि ये तो गलत बात है। तो डिफ़ॉल्ट की एक तो डेफिनेशन, दूसरे ये बदतरीन बजट से महंगाई का एक तूफान, फिर आगे आने वाले मजीद मिनी बजट, तो ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? देखिए, इसाक डार साहब से किसी ने अभी कहा कि ग्रोथ कितनी है, वो कह रहे हैं 5% 6% ग्रोथ है। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हमारी 0.6% ग्रोथ है, 0.2 उन्होंने और 0.2 है। और मेरा ख्याल है अगर आप कोई इंडिपेंडेंट किसी और इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, हमारी 0.2 नहीं मानेगा। पाकिस्तान की एक्चुअल ग्रोथ नेगेटिव में थी। आपके कोई भी सेक्टर देख लें बंद पड़े हुए हैं, आपके एक्सपोर्ट की सूरत हाल देख लें। तो जब गवर्नमेंट खुद से ये जो हेर फेर करके अदादोशुमार का और आवाम को, पिछली हुकूमत के बारे में भी कहा जाता था कि वो अपनी मर्जी से 6 पे ले गए थे ग्रोथ, वो तो जाहिर सी बात इंडिपेंडेंट इदारा तो होता नहीं है ना, तो जहां ले जाएं अपनी मर्जी। एक और बात मैं अर्ज कर दूं यहाँ पे, जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू का कहा कि हम इतना रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे, तो रेवेन्यू का क्या तरीका होता है? जब भी रेवेन्यू चाहिए होता है, अभी भी गवर्नमेंट ने ये किया कि इंपोर्ट थोड़ी सी उस पर थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। जब इंपोर्ट ज्यादा होती हैं तो इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज बढ़ाई जाती हैं, वो जो ड्यूटीज आती हैं उनसे आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है। इसका मतलब ये कि आप अपने इंटरनल कलेक्शन नहीं है ना सर, बढ़ाने कम करने के लिए आप एक्सटर्नल डेफिसिट बढ़ा देते हैं। और यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान अभी ये जो ट्विन डेफिसिट का इशू है, पाकिस्तान इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम कभी इंटरनल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल की तरफ चले जाते हैं और एक्सटर्नल को कंट्रोल करने के लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स की जो बात करते हैं, ये उस पर अमल तो नहीं करते, ये सिर्फ बातें ही होती हैं हुकूमत की। तो अब ये सिंपल सी बात है, आप गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर देख लीजिए, जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर उनमें कितनी कमी हुई है। आपको पता चल जाएगा कि कितना ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर गवर्नमेंट सीरियस है। 1% भी आप देख लीजिए कि बहुत सारी मद में जो एक्सपेंडिचर हैं 25% तक बढ़े हैं। कुछ ऐसे एस्पेक्ट में गाड़ियाँ जो परचेज करनी है, और भी बहुत सारे ऑफिस के जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हैं, तो वो ऑस्टेरिटी मेजर्स तो खैर वो तो आवाम मजाक है, ये ऑस्टेरिटी मेजर्स होता नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा हैशम शहजाद साहब, अभी आपने बात की कि इतने साल से अगर सुजुकी है पाकिस्तान में, तो वो भी असम्बलिंग पर है, दीगर जो गाड़ियां हैं जिनकी कंपनीज हैं वो भी सब असम्बलिंग पे हैं, कारखाने नहीं लगाती। लेकिन जो हुकूमती तवज्जो है कि भाई यहाँ पर भी कारखाने लगें, यहाँ पर भी पाकिस्तानी मेड गाड़ियाँ बने, उसमें आपको नज़र आई इतने सालों में कि कभी हुकूमत ने बैठ कर बात की हो कि हाँ भाई चलें एक कारखाना लगाते हैं, कितनी कॉस्ट आएगी, हम कितना इस पर आपके साथ हेल्प कर सकते हैं, कि कभी इस तरह की बात हुई? हाँ देखिए, लास्ट एक पॉलिसी आई थी 5 साल की जी, उसमें लोकलाइजेशन के साथ साथ इन असेंबलर से कहा गया था कि आपने गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करनी है। अच्छा, ये मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि घर में आटा नहीं है, माँ को कह रहे हैं पूरियाँ पकाएं। अच्छा, हो ये रहा है कि हमारे मुल्क की ज़रूरत, अगर पिछले 10 साल से आप अगर इनका ये असेंबलर का अगर आप प्रोडक्शन को देखें तो ये कोई 2, सवा 2, 2.5 लाख ये गाड़ियाँ असेंबल्ड करते हैं। अच्छा, ये एक महदूद एक तरीक़ेकार है कि गाड़ियाँ ब्लैक मार्केटिंग में कैसे बिके, इनका ऑथराइज डीलर
और ये जो लोकल असेंबलर ये मिल के ये काम करता रहा, और कभी ज़िंदगी में इन्होंने जब सुजुकी हो, टोयोटा होंडा हो, या ये 7-8 जितने भी नए असेंबलर्स आए हैं, इन्होंने कभी ये गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट ने कभी संजीदगी से ये ले लिया कि भाई इतना अरसा हो गया, हमें अब लोकलाइजेशन को बढ़ाना चाहिए। जब तक लोकलाइजेशन नहीं होगी ये गाड़ियों की कीमतें कम नहीं हो सकती। प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ेगी। एक चीज़ आप 10,000 बना रहे हैं और वही चीज़ अगर आप 1 लाख बनाएंगे तो उसकी कीमत लाजमी नीचे आएगी। सही। तो इस तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। हर दौर में बैग चलते रहे, इनकी मर्जी की पॉलिसियां ठीक है, बनती रही। यही तो अलमिया है ना कि हम पीछे की तरफ ही जा रहे हैं बजाय आगे बढ़ने के। पॉइंट टेकन, क्योंकि अब बजट तजावीज़ भी मंजूर कर ली गई हैं, बात बजट तकरीर का भी आगाज़ हो जाएगा। उमर हयात हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। उमर, क्या खदुखाल सामने आए हैं मोटे मोटे? जी बिल्कुल, जैसा कि आप स्क्रीन पर चलते हुए जो दस्तावेजात हैं वो देख सकती हैं कि वफाकी बजट का जो हुजम है वो 14,460 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। दिफा के लिए 1804 अरब रुपए बजट जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ है, और कर्ज और सूद पर जो अदायगियाँ हैं उनके लिए 7,303 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ग्रांट्स देने की जो है उस हवाले से बजट में 1464 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और आइंदा बजट में सब्सिडीज के लिए 1074 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। अच्छा उमर, आपने ये बताया कि 0.6 पैसे लगेंगे जब अगर आप फीसद लगेंगे अगर आप कैश निकालते हैं जो नॉन फाइलर होंगे, तो फाइलर पे भी इसी तरह का कुछ किया गया? नॉन फाइलर पर जी, फाइलर पे भी है? नहीं, ये नॉन फाइलर के लिए 0.6% जो विदहोल्डिंग ट्रांसफर पे ये आयद होगा कैश के अकाउंट। और ट्रांसफर पे, फंड्स ट्रांसफर पे? फंड ट्रांसफर पे अभी इसमें क्योंकि डिटेल नहीं है, लेकिन ये ही एप्लीकेबल होगा कि जो नॉन फाइलर होगा अगर वो फंड भी ट्रांसफर करेगा तो उस पे भी विद होल्डिंग टैक्स की जो शरह है वो आयद होगी। सही। अच्छा, और टैक्स वसूलियों का जो हदफ है वो 9.2 रखा गया ट्रिलियन? बिल्कुल, अगले माली साल का जो FDR महसूलात का हदफ है वो 9.2 ट्रिलियन रुपए रखा गया है। नॉन टैक्स आमदनी का जो हदफ है वो 2,963 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ है, और इसके साथ साथ जो दीगर टैक्सेशन मेयर्स हैं अगर उनको देखा जाए तो उसमें भी जो है वो जो इजाफा सामने आया है, और जो इनकम टैक्स है, कस्टम। तो अभी 4 बजे का टाइम था उमर, अभी क्या हो गया है? क्यों नहीं आ रहे हैं सागदार साहब तकरीर करने के लिए बजट की? जी, अभी कुछ देर कबल काबीना का इजलास जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो हो रहा था वो खत्म हुआ है, और इसके बाद अब कौमी असम्बली में वज़ीर खजाना जो है वो बजट पेश करेंगे। और इसके साथ साथ ये हम देख रहे हैं कि जो बजट के हवाले से, क्योंकि बजट जो मंजूर होता है तो उसमें बजट तकरीर होती है। बजट तकरीर में जो सबसे अहम ऐलान होता है जिसका सबको बेचैनी से इंतजार होता है वो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर उनको इस चीज का इंतजार होता है कि जो उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा हो रहा है या फिर पेंशन में कितना इजाफा हो रहा है, तो इस चीज का उनको बड़ा इंतजार। और इस पर कैबिनेट जो मीटिंग में काफी डेलिब्रेशन हुई हैं कि काफी लोगों ने तजावीज दी हैं कि किस तरह जो है कितनी तनख्वाहों में 20 से 30% आपने बताया था ना कि 20 से 30% रखा गया है। ये 20 से 30% जो है इजाफे की तजवीज थी, लेकिन अब क्योंकि कल वजीर खजाना इसहाक डार ने हमें कोर इन्फ्लेशन के नंबर जो है वो हमारे सामने डिस्कस किए थे, और कहा था कि इस वक्त कोर इन्फ्लेशन जो है वो जो औसतन जो है वो 18% है, क्योंकि अर्बन उसमें जो है वो 16% है और रूरल में 20% है, तो 18% जो है एवरेज बन जाती है। तो इसलिए उन्होंने हमें ये हिंट दिया था कि 20% शायद जो सरकारी मुलाजिम है उसकी तनख्वाहों में इजाफा हो। ठीक है उमर हयात, बहुत शुक्रिया आपका, और HM शहजाद साहब आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। ये सारी सूरत हाल है, कुछ ही देर में तकरीर भी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस बजट से आवाम को कोई उम्मीद है या नहीं, आपको दिखाते हैं। गरीबों के लिए सहूलत हो जाए, हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए सहूलत हो जाए। इसको जो महंगाई को इसको कम करें, 5 रुपये बढ़ाएंगे या 100-150 रुपया बढ़ाएंगे 1000 रुपये, तो महंगाई जो है और डबल ट्रिपल चली जाएगी। हम पहले ही पिस रहे हैं। किसी भी शख्स ने, चाहे सियासी हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, इसको पाकिस्तान नहीं समझे और अपना मुल्क नहीं समझे। इसीलिए इस मुल्क में मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता है। बजट में क्या होगा? मतलब कुछ भी नहीं होगा बजट में।
उम्मीदें तो बहुत है मगर ये लोग पूरा नहीं करते हैं। फिर भी अल्लाह ताला इन लोगों को तौफीक दे जो पूरा करे। उम्मीद ये है कि सिर्फ बजट जो है ना जो पेश होता है कुछ गरीबों के लिए भी मदद करें। हम वफाकी हुकूमत से इस्तदा करते हैं कि वो आम आदमी के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया करे। जब से ये गवर्नमेंट आई है इसने कोई रिलीफ आवाम को नहीं दिया, तो हमारी यही इल्तिजा है कि गरीबों का सोचा जाए और ये अपने बेतहाशा जो इनके अखराजात हैं इनको कम किया जाए। जो वफाकी हुकूमत 23 और 24 का बजट पेश करने जा रही है इस कौमी असम्बली में, हमारी उनसे यही अपील है कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए, आटा चीनी पेट्रोल में कमी की जाए ताकि गरीब आवाम सुख का सांस ले सके। ठीक है जनाब, तो ये आवाम की जो राय थी ये आपने सुनी, और क्योंकि शुजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं उनसे डिटेल में बात करते हैं। सर, ये टैक्स वसूलियों का जो हदफ है ना, ये मैंने बड़ी दिलचस्पी मतलब मेरी तवज्जो अपनी तरफ कर रहा है। एक तरफ आप देखते हैं कि जनाब एक साल का एक हदफ मुकर्रर करते हैं, वो हदफ आप हासिल कर लें तो आप अगले साल का हदफ उससे थोड़ा बढ़ा देते हैं। आप कहते हैं कि जनाब थोड़ा सा को टफ टाइम देते हैं, इसका हदफ बढ़ा देते हैं। आपने 7.2 ट्रिलियन रखा, आपने 6.1 अचीव किया, अब एक महीने के अंदर आप 1.2 ट्रिलियन नहीं हासिल कर सकते। अगले साल का हमने टैक्स वसूलियों का हदफ रखा है 9.2 ट्रिलियन रुपीस। सर, ये कैसे अचीव होगा? अच्छा, इसमें एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि जो नॉन टैक्स आमदनी है वो भी कोई गवर्नमेंट ने 3000 अरब के करीब रखी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मीडिया वाले और हम सब लोगों को ये सवाल उठाना चाहिए कि ये कहाँ से आएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ से आएगा। ये आएगा, आपके एसेट्स बेचे जाएंगे और औने पौने दामों में बेचे जाएंगे और ये वहाँ से आएगा। और ये इसी तरह से है कि जब आपके एक्सपेंडिचर्स पूरे नहीं होते तो आप घर के फ्रिज बेचते हैं, एसी बेच रहे होते हैं, घर का एसेट्स बेच के तो घर के एक्सपेंडिचर्स पूरा करने की कोशिश करते हैं, और उसको आमदन दिखाएंगे और वो इसको आमदनी दिखाई जा रही है। और मेरा ख्याल ये है कि हमें इस चीज़ को रेज करना चाहिए और पूछना चाहिए गवर्नमेंट से कि ये ब्रेकअप दे के जो आपके नॉन टैक्स आमदनी है इसके क्या ब्रेकअप्स हैं, ये कहाँ से आएंगे, उसको कहाँ पे खर्च किया जाएगा। पूरी दुनिया में जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड्स होती हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होती हैं, वो एक्सपेंडिचर्स के लिए यूज़ नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ इस तरह से ये एक समझ लीजिए एक अजीब सा तमाशा है कि आप अपने एसेट्स को बेचते हैं और अपने एक्सपेंडिचर्स पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ ऐसे सरकारी इदारे हैं जिनकी प्राइवेटाइजेशन बड़ी ज़रूरी है, उस तरफ तो हम लोग जाते नहीं हैं, वो तो हम करते ही नहीं है, बल्कि उनको पाल रहे होते हैं। वो हमें दे कुछ नहीं रहे होते, बल्कि हम उन पर पैसा खर्च कर रहे होते हैं और पैसा आपका और मेरा होता है। देखिए, वो वाइट एलिफेंट हैं बिल्कुल, लेकिन उन वाइट एलिफेंट को बजाय इसके कि उन एज इट इज़ उनकी फॉर एग्जांपल एक स्टील मिल को ले लें, अगर आप स्टील मिल को इटसेल्फ उसको प्राइवेटाइज करने के बजाय उसकी लोगों की उसकी ज़मीन पर नज़र है, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अब हमें ज्वाइन करें मोहसिन शेखानी साहब, जो कि आरिफ जुआ साहब माफ कीजिएगा, फॉर्मर चेयरमैन है आबाद के, और मियाँ जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ बिजनेसमैन है। थैंक यू सो मच आप दोनों का। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं जाहिद साहब से बात करूँ। जाहिद साहब, कल भी हमने गुफ्तगू की थी, आज तो बजट अब कुछ ही देर में तकरीर शुरू हो जाएगी, क्या लग रहा है आपको, वाकई हुकूमत सनतकारों के लिए, बिजनेसमैन के तबके के लिए कुछ आसानियाँ लेकर आएगी इस बजट में? मैं समझता हूँ कि ये जो बजट आ रहा है इसमें किसी भी तबके के लिए कोई आसानी आने के इम्कानात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक तो स्पेस नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी आपने देखा होगा कि 9,200 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट रखा है, जो कि पिछले साल 7,000 अरब था। तो 2,200 अरब रुपए का जो एक्सेस टारगेट रखा गया है तो तकरीबन 30% है। अब अगर तो ये 30% अगर नए टैक्स पेयर से लिया जाता है तब तो फिर ठीक है, जो सिचुएशन है एज इट इज़ रहेगी। लेकिन जैसा कि हमारे यहाँ हमेशा से ट्रेडिशन रही है कि जो ऑलरेडी जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स नेट में हैं, उन्हीं को मज़ीद शिकंजे में डाला जाता है। तो अगर ये सिचुएशन रहती है तो 30% के करीब एक्सेस, यानी पिछले साल तकरीबन 16% उसमें एक्सेस था और इस साल अगर 30% एक्सेस दिया जाता है तो आई डोंट थिंक कि ये किसी भी तरीके से पॉसिबल होगा। और एक चीज़ जो है, पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी है वो कोई 8-9% के करीब है। उसमें सरकारी मुलाजमीन का तो पता चल गया जनाब 30% होगा, बाकी जो चीज़ें हैं उसमें कुछ रिलीफ मिलना है या नहीं मिलना है? देखिए, सरकारी मुलाजमिन बड़े खुशकिस्मत है, अच्छा, क्योंकि बाकी जो अवाम है उसको बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलने वाला। अभी मियाँ साहब ने भी कहा और मेरे ख्याल में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास खुद भी इतनी गुंजाइश नहीं है, और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से बजट को अप्रोच किया है वो मेरे ख्याल में गुंजाइश खुद ही अपने लिए नहीं छोड़ी है उन्होंने, कि जिस तरह से वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके चले। तो मैं बिल्कुल भी किसी किस्म की भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा। बल्कि आप ये देखें कि PSDP
पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो पिछले साल रखा गया था या उससे पिछले साल रखा गया था, तकरीबन वही इस साल भी रखा गया। लेकिन आपकी जो कॉस्ट है वो 200% भी बढ़ गई है, कई जगहों पे 300% बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि अगर 900 अरब रुपए पहले रखे गए थे तो उसी प्रोजेक्ट को आज कंप्लीट करने के लिए कम से कम आपको 2000 अरब रुपए चाहिए होंगे, डबल से तो आज वही इन्होंने अमाउंट रखी हुई है। इसका मतलब ये कि आपको आधे या उससे कम मंसूबे लगाने हुए वो काम करना होगा। तो जो गवर्नमेंट ने, एक और मैं चीज़ यहाँ पे बता दूं कि 5E की बात की गई कि हम एनर्जी पे और इक्विटी पे और एजुकेशन पे फोकस करेंगे और फिर हम स्टिमुलेट करेंगे इकोनॉमी को। देखें, ये बड़ा आसान होता है कि हम किसी भी डेवलप कंट्री से ये 5E's या इस तरह के जार्गन्स को ले लें, लेकिन आप अपनी रियलिटी तो देखें। आप 5E's की बात करें, कितने % आपने एजुकेशन के ऊपर बजट एलोकेट किया है। अभी बजट आएगा, आपको पता चल जाएगा कि 1-1.5% आपके बजट का एजुकेशन सेक्टर को आप दे रहे हैं। एनर्जी सेक्टर की बात करें, आपने कितने %, 0.5% या 1% आप एनर्जी को दे रहे हैं। इक्विटी की बात कर रहे हैं, वो भी इसी तरह से 1-1.5% दे रहे हैं। 5E's जिसको आप कह रहे हैं कि ये मेन स्टे होगा, इसको हम फोकस करके इकोनॉमिक स्टिमुलेशन लेके आएंगे। पूरे बजट का आप 3-4% उसके ऊपर एलोकेट कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये किस तरह से वो अपने जो मेन स्टे, ये जो फोकस है उसको आगे लेके चलेंगे। तो ये बिल्कुल आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ रिलीफ टू द जनरल पब्लिक। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। चले देखते हैं, अभी थोड़ी देर में तकरीर भी शुरू हो जाएगी। आरिफ जीवा साहब, अभी जिस तरह हमारी मोहसिन साहब से ही बात हो रही थी कि इतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई है, फिर हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सारे सेक्टर्स जो हैं वो परेशानी का शिकार हैं। इस बजट को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको ये बजट जो आएगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं मोहसिन साहब की बात सुन रहा था। बात ये, सबसे पहली बात ये कि आप जब अपने घर का बजट 50,000 रुपये महीना या लाख रुपए महीना का आपका बजट होता है और जब इन्फ्लेशन आता है तो आपकी सबसे पहली कोशिश ये होती है, चाहे वो 25,000 सैलरी वाला बंदा हो, तो उनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि उनके जो है वो खाने के अखराजात पूरे हों, उनके जो है वो यूटिलिटी बिल्स पूरे हों। ये जो एजुकेशन और ये जो सेहत है, ये जब सेहत ख़राब होती है तो फिर जो है वो बजट से जब आउट होती है तो फिर कर्ज लेना पड़ता है। ये जब एजुकेशन का मामला आता है, आप देखें हमारे यहाँ जो है एजुकेशन इतनी नीचे क्यों है, उसकी वजह ये है कि मैक्सिमम लोग जो है हमारी उस मुल्क की आबादी है वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रही। वो एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन सिर्फ ये फीसिस की वजह से नहीं दे पा रही। तो पहली तो बात ये कि जब हमारे पास बजट हमारा जो है वो अपने लोगों के लिए जो है वो खाना और जो रिहाइश है उसको पूरा करने के लिए नहीं है, तो बाकी चीज़ें तो सब सेकेंडरी हैं। सूद अदा करने की बात करते हैं, लेकिन वही एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, IT, इन तमाम चीज़ों की बात नहीं की जाती है। जाहिर सी बात है, तरक्की सर इन्हीं चीज़ों से होती है ना। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में हेल्थ और एजुकेशन जो है वो हमारी कभी भी तरजीह नहीं रही, और हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ज़ाहिर है कि हमें ज़्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसी से आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको मोबिलाइज़ करते हैं और उसको ग्रूम करते हैं, लेकिन वो हमारी कभी भी तरजीह नहीं रही। और आप देख लें कि हेल्थ और एजुकेशन पे हमेशा हमारा जो बजट है वो बहुत कम होता है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान, आपको पता ही है कि जो सिचुएशन है बहुत पीछे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप अपनी इंडस्ट्री और आपका जो खेत है उसकी जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट तक लाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें हैवी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम खासे पीछे हैं। लेकिन पिछले दौरों में आपने देखा कि हमने मोटरवेज तो बनाई और उसका लिंकेज भी हमने बनाए, और CPEC के तहत भी हमने कुछ लिंकेजेस बनाने थे अपने शहरों के और अपने खेतों के मार्केटों के साथ, तो उसके ऊपर अच्छा खासा काम हुआ और उससे तकरीबन 2% हमारा GDP इंक्रीज़ होना था, लेकिन वो भी फिर बीच में रह गया। तो बहरहाल बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें करने की ज़रूरत है, और इस वक्त जो हमारी सबसे ज़्यादा जो पावर थेफ्ट है वो भी कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। लाइन लॉसेस जो हमारे हो रहे हैं वो भी इसी की वजह से है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो मॉडर्नाइज नहीं है, और तकरीबन 600 अरब रुपए मैंने कल भी कहा था कि बिजली के शोबे में हम लॉस कर रहे हैं, जिसमें थेफ्ट भी है और जिसमें लाइन लॉसेस भी हैं और ट्रांसमिशन लॉसेज हैं। तो ये अगर इसके ऊपर हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर हो सकता है। लगता है ये एक बहुत बड़ा अलमी है, क्योंकि जो भी माली साल का बजट आता है उसमें 80% जो होता है ना, जो टैक्स वसूलियों का हदफ होता है उसका 80% आपकी कर्ज और सूद की अदायगी में चला जाता है। तो 80% अगर वहां चला जाएगा तो बाकी चीजों की, आम इंसान की सेहत के वाले से या उसकी एजुकेशन के वाले से, IT के वाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के वाले से बचेगा क्या पीछे सर? जाहिर है कि जब आपका इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट होगा अगर वो 21% पे होगा और आपकी इन्फ्लेशन 38% पे होगी,
तो फिर आपके पास डेट सर्विसिंग के लिए ज़ाहिर है कि आपके बहुत ज़्यादा अमाउंट जाएंगे, और इस साल तकरीबन कुछ 6,000 अरब रुपए आपको डेट सर्विसिंग पे खर्च करने हैं। मैं ही सवाल कर रही थी सर, आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हुकूमत की तरजीहात आपको नज़र आती हैं? अभी मैंने खबर जो दी है वो ये है कि 0.25% जो है वो इनकम टैक्स आईटी एक्सपोर्ट्स पे बरकरार रखा जाएगा। जी, देखिए आईटी के शोबे में जो मेरी मालूमात हैं उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया, जो मैं अभी बजट का थोड़ा बहुत देख के आ रहा हूँ, तो उसमें मैंने तो ये देखा है कि आईटी को एग्जेम्प्ट किया गया है। और अभी हमारी जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं आईटी की, वो तकरीबन को 2 से ढाई बिलियन डॉलर हैं, और उसमें कुछ इनफॉर्मल एक्सपोर्ट्स को लगा लें तो शायद वो भी 1 आध अरब डॉलर होंगी। लेकिन बात यह है कि हमें अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को 10 अरब डॉलर तक लेके जाना है, और वो बड़ी आसानी से जा सकती हैं, प्रोवाइडेड कि उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करें, और उसके साथ जो इम्पेडिमेंट्स हैं, जो पेमेंट्स के इम्पेडिमेंट्स हैं कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जो पेमेंट्स आती हैं, पेपैल की फैसिलिटीज़ हों, स्टेट बैंक की और फैसिलिटीज़ उसमें अगर अवेलेबल हों, तो आईटी की एक्सपोर्ट्स को कंसिडरेबली हम बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से इंटरनेट की अवेलेबिलिटी जो है, उसके जो इश्यूज़ हैं उसको भी हमें टैकल करना चाहिए, और इंटरनेट की कॉस्ट को भी कम करना चाहिए, और इसके लिए जो गैजेट्स हैं या इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें भी अगर हम ड्यूटी फ्री करें, जो कि मेरी मालूमात के मुताबिक गवर्नमेंट उसको भी ड्यूटी फ्री कर रही है, तो अगर ये चीज़ें इसी तरीके से हो जाती हैं जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम अपनी आईटी की एक्सपोर्ट को बढ़ा सकेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारा जो यूथ है वो इसमें बड़ी अपना पॉइज्ड है, और वो समझता है कि हम इसको बड़ी तेज़ी से कर सकते हैं, और उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी है और मज़ीद ट्रेनिंग देने की ज़रूरत भी है। तो ये अगर एक इसका हम ओवरऑल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लेवल के ऊपर और इसकी वर्कशॉप्स के ऊपर, तो ये आई थिंक कि ये बड़ी तेज़ी से डेवलप हो सकता है। और अभी भी हमने इसमें पिछले 4-5 साल से ही हमने इसमें बड़े वंडर्स भी किए हैं, और इसमें हमारी जो आईटी कंपनीज़ हैं वो बड़ी तेज़ी से ग्रो अप भी हो रही हैं, और इसमें जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो भी बड़ी तेज़ी से इसमें आ रहे हैं, और इसमें हमें इसको फर्दर अगर हम इसको बूस्ट करें और इसको एनवायरनमेंट दें तो मैं समझता हूँ कि इसके बड़े इम्कानात हैं। ठीक है शुजा साहब, ये भी बताइएगा, अच्छा चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे मेहमान हमारे ज़रा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जैसे ही इसाक डार साहब की तकरीर भी शुरू हो जाएगी आपको बराह रास्त भी दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।